Hello everyone, this is Govind. Once again, welcome to my channel Govind Soni Physics. It is the platform where you will get the concept of physics easily by studying the notes and imagining the scenario of the situation, which is very interesting. Our today's topic for the discussion is Coulomb's law. Coulomb's law. Coulomb's law was given by one of the famous scientists in this field, and his complete name was Charles Augustin de Coulomb. He was born in 1736 and he was died in 1806. He was a French scientist. In 1785 he proposed a very famous law जिसको हम क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ, और आज हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं. एक्चुअली थ्रू न्यूमरस एक्सपेरिमेंट्स कूलम एस्टेब्लिश द फॉलोइंग लॉ, जिसको हम कूलम्स लॉ बोलते हैं. ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उनसे एक कंक्लूजन निकाला. ठीक है, और उसी कंक्लूजन्स के बेस के ऊपर उसने एक लॉ दिया. ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ. नाउ व्हाट वाज दैट लॉ, लेट वी डिस्कस अबाउट इट. अभी तक की स्टडी से हमें ये पता है कि अगर कोई दो चार्ज बॉडी है, ठीक है, कोई दो अगर चार्ज बॉडी है, से दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज. क्लियर. ये दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो वो क्या करेंगी, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी. अगेन अगर कोई दो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हैं तो वो क्या करेगी, वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगी, बिकॉज ये भी क्या है, सिमिलर चार्जेस है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगी. बट अगर हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है कि एक बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज, दूसरी बॉडी है नेगेटिवली चार्ज, तो वो क्या करेंगी, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी ड्यू टू ऑफ डिसिमिलैरिटी. ठीक है, डिसिमिलर चार्जेस होंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. नाउ अब इस बारे में सोचते हैं कि चाहे वो रिपेल करें एक दूसरे को या फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, किसी भी सिचुएशन के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी. अब रिपेल करना या अट्रैक्ट करना मतलब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी. नाउ उस फोर्स के बारे में हमें कूलम्स ने बताया. क्लियर. अकॉर्डिंग टू कूलम, द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स जो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. द मैग्नीट्यूड of that electrostatic force between two point charges is directly proportional to the product of charges. Clear. से कि एक ये चार्ज है Q1, दूसरा ये है Q2. अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर ये दोनों नेगेटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. लेकिन अगर ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. अब जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करेंगे, उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. जो अगर चार्जेस Q1 और Q2 है तो इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. मतलब जितना ज़्यादा इन चार्जेस का प्रोडक्ट होगा उतना ज़्यादा इस फोर्स की वैल्यू होगी. अगर इनके प्रोडक्ट की वैल्यू कम होती है तो इस फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी. तो मतलब दैट फोर्स is directly proportional to the product of magnitude of these charges. ठीक है, इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस. प्लीज राइट हियर दैट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस. क्लियर. एंड सेकंड वन, that electrostatic force is inversely proportional to the square of distance. ठीक है, से दिस इज द Q1 एंड दिस इज Q2 और उनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज R है. क्लियर. R से हम उसको डिनोट कर रहे हैं. ठीक है, तो जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, जो फोर्स होगा इनके चार्जेस के कारण, वो क्या होगा, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम. ठीक है, फर्स्ट क्या है, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, एंड
दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, सो यहाँ से पता चल रहा है कि जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट होगी फोर्स उतना ज़्यादा होगा। और यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, जितनी ज़्यादा उनके बीच फोर्स, जितनी ज़्यादा चार्जेस के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगी, इस फोर्स की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। और जितनी कम इनके बीच की डिस्टेंस होगी, फोर्स की वैल्यू उतनी ज़्यादा होती जाएगी। दिस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करें तो कंबाइन करके हम लिख सकते हैं कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can combine these equation and we can write force is directly proportional Q1 Q2 upon R square। क्लियर। अभी दिस इज द सिंबल फॉर द प्रोपोर्शनैलिटी। क्लियर। हमें पता है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगेगा। क्लियर। जैसे इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाएंगे कोई ना कोई कांस्टेंट की वैल्यू होगी, और जो कांस्टेंट यहाँ हम लेते हैं दैट इज कॉल्ड के। ठीक है, के कांस्टेंट लिया जाता है जिसको कि हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। दैट्स कम ऑन रिमूविंग द प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, जैसे प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो यहाँ इक्वलिटी इक्वल का साइन आएगा। ठीक है, और उस प्रोपोर्शनलिटी के लिए हम क्या लगाते हैं, कोई कांस्टेंट। दिस के इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। सो एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब अभी हम के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्लियर। लेट्स कम। देखो, एसआई सिस्टम के अंदर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम के अंदर, ये जो के होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिस के क्या था, ये के इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जो कि इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमारे लिए 1 क्लियर है, 4 वैल्यू क्लियर है, पाई की वैल्यू भी हमें पता है 3.14। बट यहाँ एक नया ही सिंबल आया है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ क्या, एप्सिलॉन नॉट। एप क्लियर। ये जो सिंबल है दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन, और बिकॉज इस एप्सिलॉन के यहाँ पर मैंने एक जीरो लगाया है, इसका नाम क्या होता है, एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट। के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब ये एप्सिलॉन नोट है क्या चीज़। ठीक है, ये सिंबल किस चीज़ का है, एप्सिलॉन नोट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये जो जीरो है नीचे, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, दिस इज फॉर दी फ्री स्पेस, वैक्यूम के लिए। क्लियर। अगर यहाँ कोई मीडियम होता तो यहाँ मैं जीरो यूज़ नहीं करता, दैट इज सिंपली क्या यूज़ करता, एप्सिलॉन। क्लियर। तो एप्सिलॉन क्या होती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है, और ये जो जीरो शो कर रहा है ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। क्लियर। सो के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, नाउ ये परमिटिविटी है क्या चीज़। ठीक है, ये हमारे लिए एक नया वर्ड है परमिटिविटी। एक्चुअली परमिटिविटी इज दी परमिशन टू पास दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू एनी मीडियम। सी, यहाँ हमारा मीडियम कैसा है, यहाँ हमारे पास क्या है, वैक्यूम। यहाँ हमारे पास क्या है, वैक्यूम है। तो एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या होती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और मैं जब जीरो यूज़ कर रहा हूँ, एप्सिलॉन नोट यूज़ कर रहा हूँ, तो दैट मीन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और परमिटिविटी क्या होती है कि कोई मीडियम, लाइक हमारे पास यहाँ मीडियम क्या है, फ्री स्पेस है, तो वैक्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कितनी परमिशन दे रहा है उसमें से पास होने के लिए, दैट परमिशन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्लियर। सो एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे जब आगे हमारा अभी टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो और भी अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या चीज़ है। ठीक है, सो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जो परमिशन मिलती है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है,
एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, दिस इज एप्सिलॉन नॉट। नाउ अब ये परमिशन कितनी होती है, वैक्यूम में कितनी परमिशन मिलती है फील्ड लाइंस को पास होने के लिए, उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है वैक्यूम के लिए। वैक्यूम के लिए जो वैल्यू है दैट इज 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2, ठीक है। अभी ये यूनिट कैसे आई, इस यूनिट को याद नहीं करना, आपको इस यूनिट को समझना है, ठीक है। समझने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए समझ लो कि एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो क्या होती है, दिस वैल्यू, क्लियर। अभी के अंदर हमें 1 को पता था, 4 हमारे लिए नोन है, पाई इज 3.14 नोन है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी जब हमने बता दी है तो इस के को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 इंटू 3.14 एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ये। तो इस चीज़ को हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास फाइनली जो वैल्यू मिलती है दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन कूलम -2 मीटर स्क्वायर। सी के की वैल्यू, के की यूनिट, के के लिए जो हमारे पास यूनिट हैं और एप्सिलॉन नॉट की जो मेरे पास यूनिट है वो सेम नहीं है, वो अलग अलग है। यूनिट्स को कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी होता है, कैसे, ठीक है। लाइक हमें यहाँ पर के की वैल्यू, अगर के की यूनिट अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो कैसे होगा कि के को एक तरफ रखते हैं, बाकी जो भी मेरे पास वेरिएबल है वो दूसरी तरफ ले जाते हैं, दूसरी तरफ लेके जाता हूँ तो FR² अपॉन Q1 Q2, क्लियर। यहाँ से मेरे लिए क्लियर है कि एसआई सिस्टम के अंदर फोर्स के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ यूनिट दैट इज न्यूटन। R इज द डिस्टेंस, R वॉज द डिस्टेंस बिटवीन दैट टू चार्जेस, ठीक है। ये Q1 और Q2 चार्जेस थे, उनके बीच की जो डिस्टेंस थी दैट वाज R, ठीक है। R इज द डिस्टेंस, और डिस्टेंस के लिए जो एसआई सिस्टम में यूज़ करते हैं दैट इज मीटर। और बिकॉज यहाँ पर R² है तो मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे Q1 और Q2 ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज कूलम, और 2 बार Q है तो दैट इज स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन कूलम -2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द यूनिट फॉर दी के, क्लियर। अभी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कैसे निकालेंगे, दिस इज वे, वो भी क्या है हमारे लिए सिंपल, हमें पता है, ठीक है। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R², ये हम फाइंड कर चुके हैं, और के की जो वैल्यू है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या इस फॉर्मूले में मैं के की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ये जैसे ही इस फॉर्मूले में ये के की वैल्यू पुट करते हैं, जैसे ही इस फॉर्मूले में ये के की वैल्यू, जैसे ही इस फॉर्मूले में मैं के की वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, जो कि कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सी और एसआई सिस्टम के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जब पुट करते हैं तो F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R², और के की जगह क्या लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन R²। तो ये मेरे पास नेट फोर्स आता है, ठीक है, एसआई सिस्टम में। अभी मेरे को किस चीज़ की यूनिट फाइंड करनी थी, एप्सिलॉन नॉट की, क्लियर। एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट को रखता हूँ मैं एक तरफ, बाकी सारी चीज़ों के ले जाता हूँ दूसरी तरफ। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू F 4 पाई R² अपॉन Q1 Q2, क्या है, सही है। नो, इसमें मेरे को कुछ डाउट है, नो यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्लियर। अगेन एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ ले आता हूँ, F को इस तरफ ले आता हूँ, तो इस तरफ अगर एप्सिलॉन नॉट आएगा तो F क्या आ जाएगा नीचे, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई FR²। नाउ इट्स बेटर, ठीक है। अब K1 Q2 के लिए क्या होगा, कूलम स्क्वायर, 4 की कोई यूनिट नहीं, पाई की कोई यूनिट नहीं, फोर्स के लिए यूनिट होती है न्यूटन, और बिकॉज फोर्स नीचे है तो ऊपर जो वैल्यू आएगी दैट इज न्यूटन -1, और आर इज द डिस्टेंस, और बिकॉज ये भी नीचे है तो ऊपर जो वैल्यू उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, उसके लिए हम लिख सकते हैं क्या, डिस्टेंस के लिए जो ऐसा यूनिट है दैट इज मीटर और -2। सो दिस इज द यूनिट फॉर एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। तो एसआई सिस्टम के अंदर जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, क्लियर। अभी तक जो हमने बात की है वो एसआई सिस्टम के अंदर बात की है, और कब, जब वो चार्जेस वैक्यूम में रखे गए हैं, ठीक है, तो जो उनके बीच में फोर्स लगेगी वो होगी दिस, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। बट
क्या हो अगर हम एसआई सिस्टम की बजाय सीजीएस सिस्टम के अंदर बात करें? सीजीएस सिस्टम के अंदर जो के की वैल्यू होगी, सीजीएस जैसे एसआई सिस्टम के अंदर के की वैल्यू है ये, सीजीएस सिस्टम के अंदर जो के की वैल्यू होगी दैट इज़ 1, के इज इक्वल टू 1। और जब के की वैल्यू 1 होगी तो एफ इज इक्वल टू होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और के की वैल्यू अगर 1 है तो एफ इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। नाउ अगर हमें फाइंड करना हो कि के की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में 1 क्यों है भाई, एसआई सिस्टम के अंदर एक 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, और सीजीएस सिस्टम में 1, हाउ? देखो, एसआई सिस्टम के अंदर के इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, और जिसकी की यूनिट क्या थी, जिसकी यूनिट थी न्यूटन कूलम -2 मीटर 2। सो यहाँ अगर मैं लिखूँ कूलम न्यूटन -2 मीटर 2, कूलम सॉरी न्यूटन कूलम -2 मीटर 2, न्यूटन कूलम -2 एंड मीटर 2। क्लियर? चलो, हमें ऑलरेडी पता है कि सीजीएस सिस्टम में फोर्स की जो यूनिट होती है दैट इज डाइन, एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो न्यूटन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁵ डाइन। ओके, दिस इज कूलम, ठीक है, कूलम, और कूलम की पावर -2 है मतलब नीचे, तो नीचे कूलम क्या है, स्क्वायर, और 1 कूलम इज इक्वल टू 1 कूलम जो कि एसआई यूनिट है और सीजीएस के साथ कैसे रिलेटेड है, 1 कूलम इज 3 इंटू 10⁻⁹ ESU। ऐसा हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹, और इसका क्या है, स्क्वायर, तो 3 इंटू 10⁹ गुना में 3 इंटू 10⁹ अगेन मीटर -2। ओके, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ अब, ESU स्क्वायर। अगेन मीटर, मीटर को सेंटीमीटर अगर कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 10⁻² सेंटीमीटर। तो इसको मैं करता हूँ 10⁻², और फिर से एक बारी कर दूँ 10⁻², तो ये क्या हो गया मेरे पास, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ESU की पावर -2। ठीक है, ये मेरे पास जो यूनिट है वो है एसआई सिस्टम में, और ये जो यूनिट है वो क्या है, सीजीएस सिस्टम में। और 3 इंटू 3 9 कैंसिल, 10⁻⁹ से 9 कैंसिल, यहाँ नीचे बचा 10⁻⁹, ऊपर बचा 10⁻⁵, 10⁻² और 10⁻², बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो, 10⁻⁹, नीचे भी क्या है 10⁻⁹, तो ये सारी चीज़ें कट जाती है, फाइनल जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1। तो सीजीएस सिस्टम के अंदर इस के की वैल्यू क्या होती है, 1। तो एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? चल, अभी हमने जितनी भी बात की, ठीक है, वो डिस्कशन कैसा था, कूलम्स लॉ का वो डिस्कशन हमने क्या कंसीडर करके किया था कि दो चार्जेस है Q1 और Q2, उनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज आर, और वह कहाँ प्लेस किए गए हैं, वैक्यूम में, वैक्यूम में था, इसीलिए हमने वो एप्सिलॉन नोट, वहीं से मेरे पास सारी वैल्यूज आई थी, ठीक है, उसी के बेस के ऊपर हमने ये सारा डिस्कशन किया था। क्लियर? बट अगर वैक्यूम और फ्री स्पेस ना हो और वही चार्ज Q1 और Q2 आर प्लेस्ड इन मीडियम, किसी मीडियम में प्लेस किए जाए, ठीक है, लाइक कैसा भी मीडियम हो, वाटर मीडियम हो, हाइड्रोजन मीडियम हो, नाइट्रोजन मीडियम, किसी भी टाइप का दूसरा मीडियम हो, उसी डिस्टेंस आर के ऊपर, देन के इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 एप्साइलन। अब जो एप्साइलन है ये परमिटिविटी है उस मीडियम की, पहले हमने यूज़ किया था एप्साइलन नोट। एप्सिलॉन नोट वाज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, बट अगर किसी मीडियम में प्लेस करेंगे तो के इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन, और हर मीडियम की एक अपनी परमिटिविटी होती है, दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो उस सिचुएशन के अंदर फोर्स जो होगा दैट इज Q1 Q2 अपॉन 4 एप्सिलॉन आर, नोट द एप्सिलॉन नोट। क्लियर? एप्सिलॉन नोट कब होगा, जब वो चार्जेस कहाँ प्लेस किए जाए, फ्री एयर में या स्पेस में, फ्री स्पेस में, वैक्यूम।
ना अभी हम कूलम्ब्स लॉ के कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट्स देख लेते हैं कि कूलम्ब्स लॉ के अंदर क्या कुछ लिमिटेशन और क्या कुछ खास बातें हैं। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज ओनली एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है, पॉइंट चार्जेस के ऊपर। क्लियर? पॉइंट चार्जेस मीन्स अगर इस चार्ज की वजह से जिस पॉइंट के ऊपर मेरे को फोर्स देखना है, अगर वो डिस्टेंस इसके डायमेंशन, चार्ज के डायमेंशन के मुकाबले बहुत ज़्यादा हो, तो दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज पॉइंट चार्ज। इफ द distance at which the distance at which its effect is to be calculated is very large relative to its dimension, then this charge is said to be point charge. क्लियर? और जो कूलम लॉ होता है वो सिर्फ पॉइंट चार्ज पर एप्लीकेबल होता है और बेस्ड ऑन ए फिजिकल ऑब्जर्वेशन इज नॉट डेरिवेबल फ्रॉम एनी अदर कंसेप्ट। क्लियर? ये एक एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन किया गया है फाइनली। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, द फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर। फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब द फोर्स विच वन चार्ज एक्सर्ट ऑन अनदर, सी दिस वाज Q1 और दिस इज Q2, या तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर सिमिलर चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे और डिसिमिलर होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। अब ये चार्ज इसको अपनी तरफ जितना अट्रैक्ट करेगा उतने ही फोर्स से Q2 चार्ज Q1 को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? तो ये जितना इसके ऊपर एक्शन लगा रहा है, ये Q2 उसके ऊपर उतना ही रिएक्शन लगा रहा है। द फोर्स विच वन चार्ज एक्सर्ट ऑन अनदर इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। आप देख पा रहे हो अपोजिट इन डायरेक्शन, बाई चांस अगर रिपेल कर रहे हो तो Q2 के फोर्स लगाता इस डायरेक्शन के अंदर और Q1 के ऊपर फोर्स लगाता इस डायरेक्शन के अंदर। अगेन जो इनकी डायरेक्शन है फोर्स की वो क्या है? अपोजिट। सो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन टू द फोर्स which the other charge exerts on the first. Next one, the force is conservative. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्या होता है? कंजर्वेटिव नेचर। और कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब क्या होता है? द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज अलोंग ए क्लोज लूप ऑफ एनी शेप इज जीरो। क्लियर? तो एक पॉइंट चार्ज को एक क्लोज लूप के अंदर मूव करवाने के लिए जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन बी इज इक्वल टू जीरो। और ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है? एक कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट थिंग, द फोर्स इज ए टू बॉडी इंट्रैक्शन। नो डाउट हमने ये देखा है कि एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है, Q1 और Q2, उनके बीच में हमने फोर्स कैलकुलेट किया। सो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दिस इज ए टू बॉडी इंट्रैक्शन, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज इंडिपेंडेंट अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। सी, अगर यहाँ पर चार्ज होता मान लो Q3, यहाँ है Q4, ऐसे करते करते बहुत सारे चार्जेस है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो इनकी वजह से इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर? इनकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं होगा। इन दोनों के बीच का जो चार्ज होगा वो इसके और इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं होगा। इनके बीच में जो चार्ज होगा वो इसके वजह से कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो दो पॉइंट चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है दैट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। नेक्स्ट थिंग, दिस लॉ एक्सप्रेस द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। क्लियर? एट रेस्ट हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एट रेस्ट। क्लियर? इन अप्लाइंग इट टू द केस ऑफ एक्सटेंडेड बॉडी, हमने पॉइंट चार्जेस के लिए पढ़ा। ठीक है, हम पहले भी बोल चुके हैं कि कूलम्ब्स लॉ जो वैलिड है वो पॉइंट चार्जेस पे है, लेकिन अगर कोई बॉडीज है जिनके ऊपर कुछ चार्ज है, ठीक है, तो सिचुएशन क्या होगी? ठीक है, कुछ फाइनाइट साइज की बॉडी है तो हमें ध्यान ये रखना है, केयर शुड बी टेकन इन एज्यूमिंग द होल चार्ज ऑफ बॉडी इज टू बी कंसनट्रेटेड एट द सेंटर। अगर कोई बॉडीज़ हैं तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि जो इस बॉडी का जो नेट चार्ज है वो इस एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा है, उसी तरीके से इस बॉडी का जो नेट चार्ज है वो किसी एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा है, और इन पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज r। ठीक है, फाइनाइट बॉडीज़ के केस के अंदर होल चार्ज ऑफ द बॉडी इज टू बी कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, दिस लॉ इज एनालोगस टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर? हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, जबकि जो ग्रेविटेशन लॉ होता है वो क्या होता है? दो बॉडीज़ का मास, जिसका मास क्या है? एक का मास है m1
और दूसरी बॉडी का मास है m2, तो उनके बीच के जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा उनकी मासेस की वजह से, दैट फोर्स इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? तो ये कूलम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ कुछ एक जैसे से दिखाई दे रहे हैं, बट सर्टेन डिफरेंसेस, यहाँ कुछ डिफरेंस है, वो देख लेते हैं हम क्या क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल इज मच स्ट्रोंगर देन दी ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है, ये कोई दो चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2। ठीक है, अभी इनके चार्जेस है तो ऑब्वियसली कुछ मास भी होगा यहाँ। ठीक है, मास होगा तो सेम m1 और m2, मासेस की वजह से जो होगा दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्जेस की वजह से जो फोर्स होगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज मच हायर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल इज मच स्ट्रोंगर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज वाई when both Fe and Fg are present we neglect Fg, बिकॉज ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। एक्चुअली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू जो होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻39 टाइम्स ग्रेटर होती। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सॉरी सॉरी सॉरी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻39 टाइम्स स्ट्रोंगर। क्लियर? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻39 टाइम्स स्ट्रोंगर है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच स्ट्रोंगर देन दी electrostatic force is much stronger than the gravitational force. Next thing, इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। हमें पता है कि ये चार्जेस के कारण, अगर दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो रिपल्सिव, एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव है तो क्या होगा, अट्रैक्टिव। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वो अट्रैक्ट भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, बट मासेस के कारण जो ये फोर्स होगा ये हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स। So this is also a difference between the electrostatic and gravitational force. And the next one, electric force depends upon the nature of the medium. हमें पता है इस K की वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, फ्री स्पेस के लिए जैसे लेते हैं 1/4πε0, अगर कोई मीडियम हो तो 1/4πε, अलग अलग मीडियम के लिए इस K की वैल्यू अलग अलग होगी और इस K की वैल्यू अलग अलग होगी, तो ये फोर्स की वैल्यू अलग अलग मिलेगी। सो इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम, जबकि इस जी की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻11। क्लियर? तो ये क्या है, इसकी वैल्यू फिक्स है, 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर? दिस इज द फिक्स वैल्यू, चाहे मीडियम कोई भी हो। क्लियर? तो ये फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, ठीक है, उसके अंदर ये जो के की वैल्यू है वो मीडियम के साथ चेंज होती है। सो इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस वाइल ग्रेविटेशन फोर्स डज नॉट। आई होप यू हैव एंजॉय द वीडियो और आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।